हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए। तो आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन व्हाट? इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स कह सकते हो, कंपाउंड्स कह दो, कॉम्प्लेक्सेस कह दो। तो ये जो डिवीजन है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन का, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है, अगर आप लोग भूल गए हो तो उसको याद करो आइसोमेरिज्म क्या था। ठीक है, एनी कंपाउंड विच हैज या एनी एलिमेंट विच हैज डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए मुझे। पॉज है क्या? पॉज करिए। तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या, ये तो हम लोग ने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना। तो ये चीज़ हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो नेम्स है या नामकरण थोड़ा अलग है। कैसे? हम आइसोमेरिज्म इसमें भी दो में डिवाइडेड है। पहला है, बोलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक और आपने क्या पढ़ा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये ओ हटा दो, रियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर और भी डिविजन्स है। इसमें सबसे पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या है? नाम पे बहुत गौर करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हाइड्रेट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये सब सेम रहेगा आइसोमेरिज्म। 3 हो गए। चौथा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट्स हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट है ऑप्टिकल। स्टूडेंट्स, इसका हम जल्दी जल्दी से डेफिनेशन कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए आप लोग को नोट करना है। जैसे चलो मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करें, इसमें ना 2 एग्जाम्पल्स आप लोग ले लीजिए, जो एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़े हुए होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, CONH3 कंपाउंड है, 5 लिगैंड जुड़े हैं और Br का एक लिगैंड जुड़ा है एंड SO4 इसका काउंटर आयन है। एक और सेम तरीके के मैं बनाऊंगी, आप लोग नोटिस करो मैं कैसे बनाती हूँ उसको। CO, देखिए NH3 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो तो मैं लिखूंगी, लेकिन ये कितने हैं? ये भी 5 है, लेकिन Br जो है वो मैं बाहर कर दूंगी, यानी कि मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कर दूंगी Br को और SO4 को मैं अंदर ले आऊंगी, है ना। देखो तो क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? स्ट्रक्चर ही तो चेंज हुआ, मॉलिक्यूल तो वही रहे, है कि नहीं? स्ट्रक्चर ही तो चेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स तो वही रहे। इसीलिए इसको हम आयन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आयन जो है, ये काउंटर आयन, ये स्प्लिट हो जाता है नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, और भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। एक और एग्जांपल दो, लो प्लेटिनम का ले लो। यहाँ पे देखिए अमोनिया जुड़ा है 4 और Cl2 जुड़े हैं, ठीक है। अब बाहर इसका काउंटर आयन Br2। अब बताओ इसका आइसोमर कैसे होगा? आप लोग इसका आइसोमर बनाइए। आप लोग कहेंगे मैम ये सेम लिख दीजिए, NH3 को भी सेम लिख दीजिए, Cl को बाहर कर दीजिए और Br को अंदर दे। तो Br2 जितना था, यहाँ पे 1 Br था तो 1 Br बाहर आया, यहाँ पे 2 Br थे तो 2 Br जो है वो अंदर आएंगे, यहाँ पे अंदर आना और Cl को बाहर। समझ में आया? वेरी इजी।
ज़्यादा नहीं, बस इधर उधर आपको यहाँ वहाँ डिफरेंस करना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन होगा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, कंपाउंड्स, हाँ तो यहाँ पे भी 4 होगा, बस गुड, इसने मेरी स्टूडेंट ने पकड़ा। तो सेम होगा, बस इधर उधर करना है आपको आयन्स को। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, कंपाउंड्स हैविंग, जल्दी बताइए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चरल नहीं कहोगे, यहाँ पे आयन्स वर्ड आएगा क्योंकि ये आयनाइजेशन है मेरे, समझो कॉन्सेप्ट को, बट डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन। और ये कभी भी कोई भी कंपाउंड सॉल्यूशन में ही तो आयन्स देता है, तो बट डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन आइसोमर। ओके, तो मैं वो आर कॉल्ड को आप लोग उसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट वाला, ये तो फर्स्ट था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मैंने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कराया। सेकेंड वन है हमारा हाइड्रेट, को हम सॉल्वेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे Cr लिया और H2O के 6 लिगेंड्स लगाए और Cl3 को बाहर रख दिया। अब इसी का ये जो है, ये बेसिकली क्या होता है पता है आप लोगों को, अभी मैं बता देती हूँ। ये हाइड्रोड आइसोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट डिफाइन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब मैं सेकंड एग्जांपल आप लोग को दिखा रही हूँ, देखो ध्यान से देखना। Cr लिया है, यहाँ पे पानी देखो 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है ना। और जो Cl 3 थे, यहाँ पे जो Cl स्प्लिट हो गए, Cl कुछ अंदर आ गए, कुछ बाहर चले गए, ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, ये सब एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर है। क्यों, जब भी पानी देख लो, लिगैंड अगर पानी हो तो बिना झिझक आप लोग क्या लगा सकते हैं, हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स बदलेंगे। तो इस वाले में मैं 4 मॉलिक्यूल दे दी, एक में 6 दिया, एक में 5 दिया, एक में मैं 4 लिगैंड पानी का दे देती हूँ। और Cl3 पहले बाहर था, यहाँ पे मैंने एक Cl अंदर लिया, 2 Cl बाहर लिया। अब मैं करती हूँ 2 Cl अंदर ले लेती हूँ, 1 Cl बाहर देती हूँ। तो देखो इनका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफर कहाँ हो रहा है, तो स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। यहाँ पे आप लोग कहे पानी का जो ये है, तो मैं लिख लेती हूँ हाइड्रेट आइसोमर्स आर आइसोमर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन वॉट, दे डिफर, किसमें डिफर कर रहे हैं जल्दी बताइए, इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन द प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतना याद रखना। इन द कॉम्प्लेक्स लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है, अंडरस्टूड में कॉम्प्लेक्स की ही बात करें। तो मैंने डेफिनेशंस भी दे दिया स्टूडेंट्स, और आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन दिया। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ओके, कोऑर्डिनेशन है फिर लिंकेज है। तो नेक्स्ट वाला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या होता है, ये भी इजी है, सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, अपने आप लोग अंदाज़ा लगा देते। देखो ये एग्जाम्पल है, कोबाल्ट और NH3, 6 है लिगैंड इसके, और Cr Cn का 6 लिगैंड है। ओके, और ये सब एक ही कॉम्बिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहे हैं। अब इसी का मैं आइसोमर बनाने वाली हूँ। इसका आइसोमर देखिए, आइसोमर देखिए आप, इसका देखो होंगे वही वाले मॉलिक्यूल्स, देखो 6 लिगैंड यहाँ पे, और एक और देखिए 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, तो एक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी CO है, लेकिन यहाँ पे Cn 6 है। अब मैंने किया क्या है, हमने किया क्या है यहाँ पे CO NH3 6 लिगैंड थे, है ना, और यहाँ पे Cr Cn 6 लिगैंड है। फिर मैंने क्या किया, Cr NH3 के 6 लिगैंड है और CO Cn के 6 लिगैंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, हमें करना क्या होगा इनको,
तो गौर से देखो आप लोग इसको, आप लोग नोटिस क्या करोगे, मैम यहाँ पे CONH3 के साथ था, यहाँ पे COCN के साथ है, यानी कि, और यहाँ देखो CrCN के साथ, CN वाले लिगेंड के साथ, या COCN, यानी कि सिर्फ तुमने लिगेंड्स की पोजीशन बदल दी। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन है व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कॉम्प्लेक्स आयन्स, isomerism may be caused by the interchange of ligands. Isomerism may be caused by interchange, वर्ड ये ज़रूरी है, इंटरचेंज ऑफ क्या, लिगेंड्स को हमने इधर उधर चेंज कर दिया है ना। आप लोग नोटिस करो, गौर से देखो, सेम दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है, मैंने इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द एनायन एंड कैटायन, बिटवीन द। एग्जाम में आप लोगों को देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये दिया जाएगा, कहे इससे रिलेटेड कहेंगे इसको नेम करो, पहले तो मैंने नोमेनक्लेचर सिखा दिया है। सेकेंडली आपको कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर्टिकुलर CR का फाइंड आउट करो, ऐसे कह सकते हैं, और कहेंगे कि शायद ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, फिर कहेंगे ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो बताओ। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बने कि नहीं बने, यस मैम बने, बिटवीन एनायन एंड कैटायन, ठीक है। ये अराइजेस, ये जो इस टाइप का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज सिर्फ कैटायनिक एंड एनायनिक मेटल्स विच हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज, इनके लिए इन लोगों का, इन दोनों में कैटायनिक और एनायनिक लिगैंड का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर और क्या होना चाहिए, चार्ज, ठीक है। फॉर, यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर ओनली फॉर कैटायनिक एंड anionic metals having same coordination number and charge, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डन, 3 टाइप के तो हम कर चुके हैं। इनफैक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो 4 टाइप के होते हैं। तो चौथा वाला कौन सा है मैम, चौथा वाला है लिंकेज या लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको हम स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो 4th वाला हमारा है लिंकेज और स्ट्रक्चरल सॉल्ट आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं एग्जांपल जैसे देती हूँ, पहले मैं एग्जांपल दूंगी फिर मैं इसको डिफाइन करूँगी। जैसे आप लोग ये नोट करो, एग्जांपल CO है, इसके अंदर NH3 के 5 लिगेंड है और NO2 के कितने लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, और ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और काउंटर आयन हमारा कौन सा है, Cl2। एंड इसी का आइसोमर क्या बनाऊंगी मैं, CO ले लो, लिगेंड भी सेम ले लो, 5 लिगेंड है। NO2 को, जैसे NO2 है ये एम्बिडेंटेंट है, लिगेंड है, तो ये NO2 भी हो सकता है, ONO भी हो सकता है कि नहीं, ONO भी हो सकता है, और बस इतना सा डिफरेंस कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें, इसका नोमेनक्लेचर करो, चलो जल्दी बताइए। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम अगर कैटायनिक जो भी कैटायन है उसको पहले, तो यहाँ पे क्योंकि ये एनायन है तो ये कैटायन होगा, तो इसमें हम लिगेंड्स को पहले नेम करेंगे। NH3 और NO2 दोनों हैं, यानी कि पहले हम A से अमाइन आता है ना, और ये नाइट्रो N से आता है, तो पहले हम अमाइन को नेम करेंगे, यानी कि पेंटा अमाइन। अगर आप लोगों ने मेरा नोमेनक्लेचर का वीडियो नहीं देखा तो हमेशा पहले देख लीजिए। पेंटा अमाइन, नाइट्रो, N, कोबाल्ट, क्योंकि N से जुड़ा है, कोबाल्ट, ओके, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। फिर थोड़ा गैप छोड़ के क्लोराइड लिखो, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है उनके बीच में गैप ना छोड़ो, उनके बीच, ये इन सब के बीच में गैप नहीं छोड़ा जाता है, इन दोनों के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में गैप छोड़ा जाता है। अब इसका नोमेनक्लेचर करो, ये भी पेंटा अमाइन, अमाइन का डबल M होता है, ठीक है, पेंटा अमाइन नाइट्रीटो, ओके। ONO को हम नाइट्रीटो कहते हैं, लिगैंड वाले लिस्ट पढ़ लेना। O से जुड़ा है इसलिए O लिख दो, कोबाल्ट। फिर क्या होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और क्लोराइड, ठीक है। नोमेनक्लेट दोनों का नाम अलग है, यहाँ तक कि दोनों के जो कलर भी अलग होते हैं। इसका कलर होता है रेड
और इसका कलर होता है येलो ब्राउन। भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इसका येलो होता है, इसका रेड। नहीं रेड, इसका होता है येलो ब्राउन। ठीक है, मकसद ये है कि दोनों का कलर, हम लोगों ने तो देखा नहीं कलर, तो दोनों के कलर अलग होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। लिंकेज करने के बाद तो खुद ही पता चल जाएगा, जाके लैब में कर लीजिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है? मैं इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगी तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें दो चीज़ें आती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या है मैम, ये चारों आइसोमर जो मैं पढ़ाई हूँ उसी को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नया वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अब बॉन्डिंग की बात हो रही है तो तुम्हें तो पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और बाकी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये तो पता है ना। और देर आर मेनी प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्री, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव बीन एक्सप्लेन थ्रू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, और बहुत सारी थियोरी है, मतलब बहुत सारी थियोरीज दी गई है इसको अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहली थियोरी है VBT, वैलेंस बॉन्ड थियोरी। दूसरी थियोरी है, आपके सिलेबस में सारा है, क्रिस्टल फील्ड थियोरी। फिर लिगैंड थियोरी है, ये सारे हैं, लिगैंड थियोरी। और आखिरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। अब आपको इसके फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ। VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थियोरी। ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपना प्रीवियस नॉलेज पक्का करके आइए। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, VBT का मैंने जो पढ़ाया है आपको केमिकल बॉन्डिंग में वो आना चाहिए आपको, और MOT मतलब बेसिकली आपका 11th का सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग में VBT MOT में सिखा चुकी हूँ। तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी, CFT स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड थियोरी। एंड नेक्स्ट इज योर लिगैंड फील्ड थियोरी। तो ये लिगैंड फील्ड थियोरी है ये। ओके, एंड MOT स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम VBT पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, VBT में मेन एजम्पशन क्या होता है? देखो, हमें ये पता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लिगैंड। यानी कि जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता तो आप लोग क्या पढ़ लोगे, इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो लिगांड को अट्रैक्ट करते हैं। वो जो इनकमिंग लिगैंड्स हैं जिनके ऊपर जैसे कि NH3 है, उनके ऊपर लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर इसके अंदर घर बना लेता है। जैसे ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, समझो 1 2 3 4 5 होते हैं डी ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो ये इनकमिंग NH3 के लिगैंड्स को इधर जगह दे देते हैं। जितने भी हैं, अगर और है तो और जगह दे देंगे, आके वो अपना घर बसा सकता है। ये कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चल रहा है। तो मतलब जो रिक्विजिट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp एंड d ऑफ द मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। तो क्या होते हैं, जब भी ये लिगैंड को जगह देते हैं ये एक हाइब्रिडाइजेशन में उतर आते हैं, और जो नया ऑर्बिटल बनता है वो कुछ अलग ही होता है, जो आज हम पढ़ेंगे। इसीलिए एक टेबल हम बता रहे हैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 6 है, उनके लिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, अगेन 11th स्टैंडर्ड का आप लोग वीडियो निकाल के हाइब्रिडाइजेशन का देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री,
तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, अगर 4 है तो dsp3 और 6 है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है sp3 d2 और d2 sp3, ये सब पढ़ा जाएगा। ओके अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। ये सब बेसिक नॉलेज हाइब्रिडाइजेशन का लेके चलिए, नहीं है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो इसका टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हो, उस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा ज्योमेट्री। ओके, टेट्राहेड्रल स्टूडेंट्स ऐसे होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीच में होगा या सेंट्रल मेटल एटम बीच में होगा, बाकी लिगैंड जुड़ेंगे। ओके, जैसे ये मेटल है। स्क्वायर प्लेनर स्टूडेंट्स मेटल बीच में होगा और लिगैंड ऐसे जुड़ेंगे। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? नेक्स्ट वाला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्यों? sp3d2 यानी टोटल 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा स्टूडेंट? देखो बहुत इजी है। जैसे ये मेटल आयन है, उसके 4 बना दो पहले, ये तो प्लेन में होगा, ये छठा सा, हाँ 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे d ऑर्बिटल जो होते हैं दे इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी द इनर d ऑर्बिटल्स। ओके, 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे s बाहर हो या p बाहर हो, और इनर d ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आउटर d ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनर d ऑर्बिटल्स को हम n-1 लिखते हैं, यानी कि d ब्लॉक का n-1 भी पार्टिसिपेट कर सकता है जो इनर d ऑर्बिटल्स है। प्लीज़ अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी गो थ्रू कर लेना। ओके, और आउटर d ऑर्बिटल बंद था। ओके, इनर d ऑर्बिटल को n-1 कहते हैं, आउटर d ऑर्बिटल को n कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है इसको। ईच लिगैंड हैज़ एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक ऑर्बिटल तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़रूर। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी हम हाइब्रिड करते हैं और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ मेटल एटम और आयन ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द हंट्स रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी आपके अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको मिलेगा, वो ज़रूर पढ़ना। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स, इसके बारे में मैं भी पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, एप्लीकेशन क्या है? इस ऑर्बिटल्स के एप्लीकेशन क्या है या ये बनते कैसे हैं? ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपके पास नोट्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय d2 sp3 sp3 d2 hybrid and can be grouped in 2 categories, inner orbital complexes and outer orbital। और inner orbital complexes मैंने क्या कहा? n-1 d। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये मतलब ज़्यादा इसमें ताकत नहीं होती कि ये हाई स्पिन करे, इतनी एनर्जी होनी चाहिए ना, उसके पास एनर्जी नहीं होती है ना। तो ये लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर फोर्स्ड टू पेयर अप। ओके, इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द यूज ऑफ आउटर d ऑर्बिटल्स in the hybridization sp3d2. It is called an outer orbital complex. It will have large number of unpaired electron. इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ दोनों के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझो, बिना एग्जाम्पल के तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं करके बताती हूँ आप लोगों को होता क्या है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल मैंने दिया है ऑक्टाहेड्रल। देखो मैं ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ाऊँगी और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और उसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल का 4। तो फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3- आयन है क्योंकि इस पे चार्ज है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि Fe एटम का एटॉमिक नंबर 26 है कि नहीं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? तो चलो करते हैं। हम लोग ने इसको ऑफ-बा रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। क्या है ऑफ-बा रूल? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अब स्कूल पब्लिक स्कूल याद है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, यहाँ तक के पहले चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भर के देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भरें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 26 भरने हैं आपको। तो 2 2, ये कितने होंगे, 6 2 6 2 10 6 2, बचे कितने? Fe का कितना होगा, 10। नहीं, काउंट करके देखिए कितना आप फिल कर चुके हो, कितनी ज़रूरत है, हम ज़्यादा भर रहे हैं। कैलकुलेट करें, ये तो पूरे हो गए नियॉन का, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये सुनो, ये कि नहीं, ये यहाँ से लेकर 18 हुआ, 18 19 20 और हमें चाहिए कितने, 26 19 20। डी में कितने पड़ेंगे, 21 22 23 24 25 26, यानी कि इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3D 6 होगा। क्या होगा, 3D 6। ओके डन। 3D 6 4s2, इसको लिखते हम लोग ऐसे हैं, यानी कि अर्गन, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ, अर्गन 3D 6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, Fe का। लेकिन अगर Fe का आयन की बात करें तो क्या होगा, Fe3+ आयन का, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से मुझे निकालना है, यानी कि मैं 2 यहाँ से निकालूंगी, 1 यहाँ से निकालूंगी, तो बनेगा क्या, अर्गन 3D 5 4s0। मैंने दोनों निकाल दिए। अगर हम इसी से निकालना चाहते तो इसीलिए तो मैंने कहा 2 तरीके से, अंदर के भी निकाल सकते हैं, बाहर के भी निकाल सकते हैं। अगर बाहर का निकालेंगे तो क्या होगा, 4s2 3D से 3 निकाला, ऐसे भी पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कंडीशन ये रहती है, यानी कि अगर मैं Fe एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरूँ, अगर मैं Fe इलेक्ट्रॉन्स में भरूँ तो Fe एटम तो Z26 है, यानी कि मुझे पता है कि 3D में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है कि नहीं। और 4s में कितना था मेरा, 4s में कुछ नहीं था, 4s नहीं, पहले कंडीशन में 2 थे ना, 3D, हाँ पहले कंडीशन में 2 थे। तो इलेक्ट्रॉन्स भरो, पहले Fe का भरो। हाँ, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गन 3D 6 4s2 है, ठीक है। तो 3D 6 भरिए, पहले हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटीज में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 3D 6 भर लिया मैम। 4s कितना भरोगे, 2, 4p एम्प्टी है। तो यही तो बुलावा है लिगेंड्स के लिए, आओ भैया मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। चलो ये केस तो छोड़ दो आप। Fe3+ आयन में मैंने क्या कहा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। 3 जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना आप लोग, इस तरह निकालो कि यहाँ पे देखो 2 पॉसिबल, यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी ले लो, 4s2 क्योंकि बाहर का है, 2 इससे निकाल लो, 1 इससे निकाल लो, है ना। ये वाला कंडीशन निकाल रख लो आप लोग, फर्स्ट वाला, यानी कि 4s में 0 होगा, और 3D से 3D में 5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, बचा क्या, ये भूल जाओ, 3D 5 4s0। तो इलेक्ट्रॉन्स भरो, 1 2 3 4 5, और इसमें तो 0, बस भर दिया। कितना आसान है, सिर्फ ये बनाना आना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, लिगेंड्स को भरना है। अब लिगेंड्स, तुम बताओ स्टूडेंट्स, लिगेंड्स होने के लिए या लिगेंड्स को भरने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें पता चलना चाहिए। जो इनकमिंग लिगेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा पेयरिंग करवाने की कोशिश करेगा। और वीक फील्ड लिगेंड, एक मिनट,
अब इस सब में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम का? आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर मत फाइंड आउट करिए, ये अगले सम में आपको मैं बताती हूँ। इसमें देखो ये सिंपल है, इसको करना है, इसको पेयर करना है। इस तरह पेयर करो क्योंकि ये सिंगल सिंगल है ना, तो ये पेयरिंग में चले जाएंगे। कैसे? ये इधर आ जाएगा, ये वाला, फिर ये और ये इसकी जगह ले लेगा, ये इधर। यानी कि मैं इसको अगर पेयरिंग करूँ, 1 2 ये पेयर हो गए, ये आपस में दोनों पेयर हो गए, तो एक जगह, यानी कि ये जगह खाली भी वो जगह देते हैं। जैसे कोई बैठना चाहता है आपके बगल में, 2 लोग बैठे, एक और बैठना चाहते, आप लोग खिसकोगे नहीं, तो ये खिसक रहा है। क्यों? ये इसलिए खिसक रहा है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दो जो खाली जगह है वो कौन भरे? यहाँ से लेके यहाँ जगह जो CN है, जो 6 CN जुड़े हैं वो इसी जगह में तो जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जगह, इस जगह पे कौन जुड़ने वाला है? हमारे CN वाले लिगेंड, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस। समझ में आया कैसे? अब इसके हाइब्रिडाइजेशन बताइए मुझे, क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। देखो D के 2, S का 1 और P के 3, इसीलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एग्जाम में आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? एक तो ये बनाने के लिए कहेंगे, और ये पूछेंगे ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन पेड है कि नहीं अनपेड है, उस बेसिस पे आप इसको कहेंगे पैरा या डायमैग्नेटिक। अगर पेड है तो डायमैग्नेटिक, ये अनपेड है ना तो इसलिए पैरामैग्नेटिक। यानी कि इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी? इसकी मैग्नेटिज्म होगी पैरामैग्नेटिक। और क्या पूछेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। इजी है, वेरी गुड। और क्या पूछेंगे? क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, अगर ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको VBT में पूछेंगे, बहुत ईजी है। एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ CONH3, 6 लिगैंड जुड़े हैं, बस वही करना है। टेबल बनाओ। CO कोबाल्ट देता है, ये सुनो, कोबाल्ट का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करो। कोबाल्ट का क्या है जल्दी बताइए? 1s 2s, आर्गन, आर्गन यहाँ तक होगा ना आर्गन, तो 4s2। ये आप लोगों को इस तरह लिखना है, आर्गन 3d 4s। 3d में कितना जाएगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या है? एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर 3d में अगर आर्गन 18 है तो 18 पहले s में भरो, 18 जल्दी बताइए, 19 20, फिर बचा हुआ 7 कहाँ आएगा? d में, तो 7 इलेक्ट्रॉन d में भर दीजिए, आसान है। 1 2, पहले एक एक भरो, एक, ये गलत तरीका है, 1 2 3 4 5, फिर आके 6 और 7 भरो। ठीक है, 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। अब क्योंकि CO3+ आयन की बात हुई तो 2 यहाँ से हटा दो, 1 यहाँ से हटा दो, ये 6 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 0 बन जाएगा। यानी कि मेन इसमें पूरा खेले ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। ठीक है, जब वो नहीं आता तो प्लीज़ पढ़ लो वो वीडियो। अब इन दोनों को हमने क्या कहा, फिर इसको जो है पेयरिंग इस तरह करो कि सब अंदर को घुस जाए। करो 1 2 3 4, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, 5 6, है ना। अब जगह इतनी बच गई, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? जल्दी बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3, जल्दी बताइए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईजी है, ईजी है। यहाँ पे कितने लिगांड आ सकते हैं CN के? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये जो जगह है 12 मत बोलो इसको, 1 2 3 4 5 6 है। इलेक्ट्रॉन 12 हो सकते हैं लेकिन 6 जगह है, तो 6 NH3 के, क्योंकि NH3 जुड़ा है ना इसके साथ लिगेंड्स, लोन पेयर के साथ दिखाना है। NH3 के लोन पेयर यहाँ पे एरो करके दिखाओ कि ये NH3 का लिगांड इस ये वाली जगह एरो के साथ दिखाना कि जो इनकमिंग NH3 के लिगेंड है ये वाले ऑर्बिटल में बस जाएंगे और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। इजी है, बहुत इजी है मैम। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ COOH3 3-। तो यहाँ पे अगेन
CO यानी कि कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, दिया गया, हर बार दिया नहीं जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गन 18, तो बचा हुआ क्या हुआ, जल्दी बताइए। 3D 4s में क्या कितना होगा? 4s में 2, ओके 20 हो गए, और 7 इसमें। अब क्योंकि 7 की पेयरिंग कर दीजिए आप लोग। देखो मैंने गलती क्या कर दी, कोबाल्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स्ट्रा हुआ ना, है ना, यहाँ तक की पेयरिंग हो रही है, 3 अनपेड है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 3+ आयन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकला, यानी कि 3d6 4s। CO 3+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और CO का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होगा 3d6 4s 0, तो 6 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे है ना 4s 0। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्जेलेटर आयन 3 है OX, और 3 है, तो आपको इसको इसके साथ पहले तो जगह कर लो 1 2 पेयरिंग कर लो, ये सबके आपको क्या करनी है, पेयरिंग कर लो। तो पेयरिंग कर लो, जगह कर लो 1 2, यानी कि सिर्फ एक जगह बची है कि नहीं, एक जगह बची, कितनी जगह बची, ये हमने पेयरिंग की, देखो एक जगह नहीं बची, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये हाँ 2 जगह बची। अब इनकमिंग लिगैंड को कितनी जगह मिली, इतनी जगह मिली मैम। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D कितने हैं, D के 2 ऑर्बिटल है, S के 1 ऑर्बिटल है, और P का 3 ऑर्बिटल है। तो मैंने क्या किया था, इस स्टेप पे, इन दोनों स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स बने, इस स्टेप में मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ किया ताकि जगह बने। तो D से कितनी जगह बची, D से 2, S से 1 और P से 3 जगह बची, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन कर लो, इसको हाइब्रिडाइजेशन, अब ये तुमने जगह किया है इनकमिंग लिगैंड के लिए, तो OX यहाँ आके जगह ले लेगी। अब OX तुम्हें पता है कि बाइडेंटेड लिगैंड है ना, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ये 3 ज़रूर लिखे हैं, लेकिन 6 जगह लेने वाली है, तो ये सारे OX यहाँ पे आने वाले हैं 3, लेकिन ये बाइडेंटेड है तो ये 2 जगह लेती है ना, तो OX के लिगैंड यहाँ पे बसने वाले हैं, इतना याद रखना आपको। इनकमिंग लिगैंड यहाँ आके बसने वाले, इसको मैं बता नहीं सकती, लेकिन इतना पता है कि D2sp3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, जब जगह डबल हो, पूरा भर जाए, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन जैसे प्रीवियस केस में अभी हमने किया था, यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक था, और एक ही पैरामैग्नेटिक हो तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे देखो ये डायमैग्नेटिक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिज्म इसकी डायमैग्नेटिक थी, है ना, डायमैग्नेटिक। तो आप लोगों को 3 चीज़ें लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन, डायमैग्नेटिक और लिगैंड्स को बताना है कि कैसे आके बढ़े। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड होते तो पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ COFX। पहले CO का बनाओ, फिर CO+3 का। देखो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग में भी बताई कि ये +3 आया कैसे, ये मुझे आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए था। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट करना है, वो मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके हमें पता चलता है कि CO का +3 आया है, ठीक है, तो वो याद रखना और आपको करना है। देखो इस पहले के केसेस में भी, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था। देखो पूरे ओवरऑल आयन पे -3 है, तो इस पर तो +3 होगा, वैसे भी लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। इसमें ओवरऑल आयन पे +3 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, ओके, या फर्स्ट स्टेप आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, या पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, सेकेंड स्टेप जो भी है, लेकिन दोनों चीज़ें करना है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये दोनों चीज़ होगी फिर ये बनाना सारे डब्बे, पहले नॉर्मल एटम का बनाना, फिर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका डब्बा बनाना, मतलब उसके लिए डब्बा बना, उस हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। फाइनली वो लिगैंड कैसा बना, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ही तो लिगैंड आके ज्वाइन होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये ओवरऑल पे -3 है, तो इस पर प्लस, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट करो
CO का, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया है, प्लीज़ वो देख लो। तो CO का यहाँ पे +3 आयन है ना, ये +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो CO का क्या है एटॉमिक नंबर 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, CO आर्गन आएगा, अगेन आर्गन 18 ले लिए, तो बचा हुआ कितना हुआ 3D और 4s लिख दो, 4s में 2 गए, 3D में बचा हुआ लगा देना। 3D में कितने जाएंगे बेटा, 18, 19, 20, 27 है ना, तो 7 जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया, आसान है मैम। अब S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए मैम, लेकिन CO+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। 2 इससे चले जाएंगे, 1 इससे, 3D 5, 4s 0 हो जाएगा। तो 3D में 5 है, 1 2 3 4 5 और 4s में 0, दैट्स इट। अब क्या करना है, इसको पेयरिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप है, इनको एक साथ करो ताकि आने वाले लिगैंड को जगह मिले। तो एक साथ करो, 1 2, ये 2 हो गए, 1 2 और ये 1, ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये सारी चीज़ें क्या जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद जो इनकमिंग लिगेंड होंगे वो यहाँ आके जुड़ जाएंगे। इनकमिंग लिगेंड को यहाँ आके आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे इनकमिंग लिगेंड हमारा क्या था, ये क्वेश्चन था COF6, तो आपने Fe क्यों लिखा, F6 लिखना है ना, COF6, और इसको आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना, COF6 F है ना, तो F माइनस होता है। लिगेंड्स तो माइनस ही चार्ज होते हैं, ये तो पता होना चाहिए आप लोग। कितने लिगेंड्स आ सकते हैं, कितनी जगह बची, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लिगेंड आके जुड़ गए। क्वेश्चन में 6 थे कि नहीं, डन, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, D2 आगे बताइए, D2 S कितने हैं, S एक ही है, और P3, ये सब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका मैग्नेटिज्म बताओ, आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन भी बताना होगा, मैग्नेटिज्म भी बताना होगा। मैग्नेटिज्म है इसका पैरामैग्नेटिक, है ना, क्या है, हाँ, अगर नहीं डबल हो तो डबल कहाँ है, सिंगल है ना, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे देखो पैड था तो ये डायमैग्नेटिक था, यहाँ पे मैग्नेटिज्म हमारा डायमैग्नेटिक था, लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो बहुत इजी स्टेप्स पढ़ो बस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का भी फाइंड आउट करो, और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस हिसाब से उसका आयन होगा उसका फाइंड आउट करो। 2 सब डब्बे बनाओ, फिर तीनों के डब्बे, पहले एटम का बनाओ, फिर आयन को बनाओ, और फिर उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पेयरिंग करके जगह बनाओ। जगह बन के उसकी हाइब्रिडाइजेशन लगाओ, इनकमिंग लिगेंड्स को उधर ऐसे बस एरो से इस तरह दिखा दो, ठीक है, डन। ऑक्सैलेटो का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो कैसे दिखाएंगे हम, लेकिन बाकियों का दिखा दो। अब देखो एक और एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का करा रही हूँ, अभी तक मैंने टेट्राहेड्रल नहीं कराया। अगेन यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे Fe3+ आयन है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका होगा आर्गन 3d6, आर्गन 18 है, ठीक है। फिर 3d6 देखो 4s2 को पहले भरो, 4s2 तो 20 हो गए, तो 3d में 6 जाएंगे ना, तभी तो 26 होंगे। लेकिन अगर मुझे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं 4s से निकालूंगी, 4s 0 बच जाएगा, बचा हुआ 1 मैं 3d से निकालूंगी। ईजी है करना, यस मैम ईजी है। इलेक्ट्रॉन भरो, Fe में कितने हैं, 3d में 6 हैं, 1 2 3 4 5। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करके एक एक को पहले लिखो, फिर बाद में पेयर करो। 4s में 2 है, ठीक है। अब 3d वाले केस में अलग चल रहा है, 1 2 3 4 5 चल रहा है, 4s में 0। अब इनको पेयरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बचा, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है, लिख दो। और ये वाले कॉम्प्लेक्स, ये पूरे जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, ओके। तो पैरामैग्नेटिक लिख दो ताकि तुम्हें याद रखे कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। और यहाँ पे ये कितना हाइब्रिडाइजेशन है, D2 sp, D2 जल्दी sp3 उठाओ रही है। तो यहाँ पे इनकमिंग लिगेंड को दिखाओ, वाटर है, तो H2O H2O H2O
H2O, ये सारे लिगैंड जैसे ही d ऑर्बिटल खाली देखी भाग भाग के उसके पास आ जाते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ जाके अपना घर को बसा लेते हैं। इसलिए ये क्रॉस दिखाते हैं कि यहाँ आके ये अपना घर को बसा लेते हैं। ठीक है, डन, वेरी गुड। उसी तरह नेक्स्ट फाइनल एक है Cr एटम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24, यानी कि आर्गन 3d और 4s में, पहले 4s में क्योंकि लो ऑर्बिटल है तो 2, 18, 20 कितने 20 और 4 है ना। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए क्रोमियम एक्सेप्शन है, ये अपने आप को 5 कर लेता है और इसको 1 बनाता है। ये एक्सेप्शन है, भूलना नहीं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ अलग केस है कि नहीं? बस थोड़ी वो आया शायद यार, बाकी कब लग रही ठीक है। अब ये वाला बताइए, इसमें अब इन्होंने Cr3+ करना है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो इसका Cr+ का क्या होगा, 3+ का क्या होगा, जल्दी बताइए। आर्गन 3d, हाँ सॉरी आर्गन 3d कितना होगा, इसमें से एक गया और इसमें से कितने जाने? 2 जाने, यानी कि 3 बचे और यहाँ पे 4s 0 बचा। भर दो, 1 2 3 और यहाँ पे 0। अब इन सबको पेयरिंग करो, 1 2 1, ये सब क्या हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D3, नहीं D, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। अच्छा ये पेड़, ये याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी 3 से कम हो जाए फिर वो पेयरिंग नहीं शो करता है, फिर वो ऐसे ही अपनी जगह पे रह लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा D2, तो इस केस में यहाँ से होगा, यानी कि D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बचे हुए लिगांड जो इनकमिंग लिगांड्स हैं उनको तुम्हें इस जगह पे इनका घर बसाना है। तो कौन है लिगेंड्स? NH3 है, NH3 के ऊपर लोन पेयर है, वो आके इधर अपना घर बसाएंगे। ठीक है, और ये सब पैरामैग्नेटिक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है हमारे लिगेंड 6 हैं तो हम इसको पेयरिंग करते भी नहीं है, इस वजह से भी रीज़न है। जितनी जगह है उतनी जगह तो उसको देंगे, तो यहाँ ज़रूरत नहीं भी थी हमें पेयरिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अनोखा केस है, तो ये केस को आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, डन, समझ में आया?